ईरान बातचीत चाहता है तो वो बातचीत करेंगे, लेकिन शायद वक्त बहुत ज्यादा गुजर चुका है। क्या इसका अब फर्क पड़ता दिखाई देगा अगर दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है? जी हाँ, अगर बातचीत शुरू होती है तो हमेशा किसी भी युद्ध में अगर बातचीत की जरा सी भी पॉसिबिलिटी दिखती है उसे करना चाहिए, क्योंकि आप सभी ने देखा है कि सिर्फ 24 घंटे से ज्यादा हुआ है और कितनी अनिश्चितताएं बढ़ती जा रही कि ये युद्ध कितनी दिन चलेगा, क्या होगा। लेकिन बात यह है कि ट्रंप किससे वहां पर बात करेंगे। बात करने से पहले वहां पर एक जो है एजेंडा होना चाहिए। बातचीत किस चीज के लिए? डी एस्केलेशन के लिए, रिजीम चेंज के लिए, डीमिलिटराइजेशन के लिए, न्यूक्लियर बात करेंगे, मिसाइल पे बात करेंगे। इस एजेंडा पर इस बार बातचीत से पहले तय होना चाहिए। क्या वो बातचीत शुरू होगी जो जिनेवा में आधी रह गई थी? या अभी कई चीजें आगे बढ़ गई हैं जिनको भी इसमें एड्रेस करने की जरूरत है। कर्नल राठौर, जो बात सामने आ रही है वो ये कि ओमान और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है और तब ओमान ने कहा है कि तनाव कम करने पर अब ईरान भी सहमत है और ट्रंप ने अब इस पर हामी भरी है कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार है, कि वो तनाव और कम करना चाहता है, तो फिर मैं भी बातचीत के लिए तैयार हूं। यहां ओमान की भूमिका को कैसे देख रहे हैं आप? ये वही ओमान है जिसके ऊपर आज शाम को ईरान ने अटैक किया था। बिल्कुल। बहरहाल ओमान अपनी भूमिका निभा रहा है और इस बातचीत में जो सब पहली चीज है, डी एस्केलेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। पहले ये दोनों पक्ष अपने अपने ये मिसाइल और बॉम्ब बंद करें और उसके बाद बातचीत वहां से शुरू करें जहां छूटी थी, जिनेवा में। जी। ईरान किस तरीके की व्यवस्था में रहना चाहता है? वो धार्मिक व्यवस्था में रहना चाहता है, वो डिक्टेटरशिप में रहना चाहता है, वो और किसी व्यवस्था में रहना चाहता है? ईरान को रहने दे। अगर इस तरीके की बातचीत शुरू करते हैं तो इसका नतीजा निकाला जा सकता है। लेकिन अगर एक बहुत लार्जर एजेंडा लेके चलेंगे कि हम यहाँ की व्यवस्था बदली करेंगे, हम यहाँ पर न्यूक्लियर नहीं रहने देंगे, हम मिसाइल प्रोग्राम को पीछे घसीट देंगे, वगैरह वगैरह, तो बातचीत शायद अपने डिजायर्ड रिजल्ट पे न पहुंचे। लेकिन कर्नल राठौर साहब, जिस तरीके के इरादे ईरान की तरफ से भी दिखाए जा रहे हैं वो भी कुछ कम खौफनाक नहीं है। लेकिन यह आपकी राय दर्शकों तक पहुंचे, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। इधर ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अब खाड़ी देशों में मौजूद 27 अमेरिकी सैन्य अड्डों को दहला दिया है। ईरान के मिसाइलों ने धमाके किए, 12 देशों में इसके धमाके महसूस किए गए। ईरान युद्ध को यूरोप महाद्वीप तक अब फैला दिया गया है। उधर अमेरिका इजराइल संयुक्त हमला तेज कर चुके हैं और इसमें युद्ध में अब थर्मो न्यूक्लियर हथियारों के धमाकों का भी खतरा बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे में यह समझना जरूरी है, क्या है ये एच बम जिसमें अब ट्रंप भी डरते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप गरज रहे हैं। ट्रंप के हथियार ईरान पर बरस रहे हैं। सुपर पावर जिस स्टाइल में दुश्मन को मारता है वो इसलिए भी कुख्यात है कि वो सांस लेने की फुर्सत नहीं लेता। विश्व को मैसेज दिया है जो अमेरिका को आंख दिखाने की जरूरत करते हैं। ईरान को 1200 बमों से छलनी करके सुपर पावर ऐसे देशों को डरा रहे हैं जिनके पास एटम बम है, वो भी सभी अमेरिका के दुश्मन हैं। लेकिन जिस तरह ईरान टक्कर दे रहा है, जिस तरह ईरान के साथ एक के बाद एक देश जुट रहे हैं, वो ट्रंप की टेंशन बढ़ा रहा है। रूस ने अली खामेनेई की हत्या को बर्दाश्त से बाहर का कांड कह दिया है। चीन ने ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले को इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन बताया है। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने ईरान पर ट्रंप के हमले को पूरी दुनिया के लिए खतरनाक कह दिया है।
ईरान के हमदर्द देश गुस्से से उबल रहे हैं। वहीं ईरान के सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी ने दावा किया है कि ट्रंप ने दिल जलाया है, उन्हें बदले में यही जख्म मिलेगा। این حادثه بسیار تلخی برای ما همه ملت ایران است. یعنی آمریکا و صهیونیست‌ها با این کارشون عملاً شرایطی رو برای ایران به وجود آوردن و برای ملت ایران. ईरान की तैयारी लंबे युद्ध की है। युद्ध जितने दिन चलेगा ईरान का पलड़ा भारी पड़ता जाएगा, क्योंकि जमीनी लड़ाई शुरू हुई तो अमेरिका की पोल खुल जाएगी। अमेरिका के सैनिक को ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड जमीनी लड़ाई में एक्सपोज कर देंगे। खाड़ी देशों में जब भी अमेरिका ने जमीन पर युद्ध किया है उसे भारी नुकसान झेलना पड़ा है। अफगानिस्तान और सीरिया में तो अमेरिका की करारी हार मानी जाती है, जबकि उन देशों में फाइटर ग्रुप ने सुपर पावर को पीटा। यहां तो ईरान के ऐसे जज्बाती सेना है जो अपने देश के लिए खून का कतरा कतरा कुर्बान करने के लिए तैयार है। ईरान की सेना से भी ज्यादा खूंखार उसके रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, जिनकी वफादारी सुप्रीम लीडर से जुड़ी रहती है। लेकिन पारंपरिक हथियारों और सैन्य बल की संख्या से इस युद्ध का रुख तय होता नहीं दिख रहा। तो क्या रूस, चीन, उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर हथियारों से ईरान युद्ध को जीतेगा, या फिर ईरान के एटमी गोदाम में हाइड्रोजन बम बनाने की तैयारी है? अली लारिजानी किस हथियार से ट्रंप को सबसे भयानक दर्द देने का दम भर रहे हैं? موشک‌های ایران به سمت اونا شلیک شد و دردآور بود. امروز دردآورتر به سراغشون میرن. آمریکایی‌ها باید بدونن به قلب ملت ایران خنجر زدن، لذا قلبشون خنجر خواهد خورد و استقلالشون رو بدزدن. दुनिया में गिने चुने देश के पास एटम बम है, उसमें भी कुछ के पास ही हाइड्रोजन बम है। लेकिन जिसके पास भी ये थर्मल न्यूक्लियर हथियार है, वो अगर अमेरिका का दुश्मन है तो ट्रंप उससे अलर्ट है। अमेरिका के दुश्मन कहे जाने वाले जिन देशों के पास हाइड्रोजन बम है उनकी लिस्ट देख लीजिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बम है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पास थर्मो न्यूक्लियर का गोदाम है। इससे भी ज्यादा खतरनाक लीडर किम जोंग उन हैं, जिन्होंने 2017 में हाइड्रोजन बम का धमाका किया था। किम को ट्रंप बिल्कुल भी पसंद नहीं। किम अपनी मिसाइलों के धमाके से